अमेरिकी फेड की बैठक के बाद दुनिया भर के बाजारों में जबरदस्त तेजी का माहौल, खासतौर से अमेरिका में दमदार तेजी और एसडेक्स निफ्टी सेंचुरी मार्क्स रहेंगे अहम, और उसके बाद खरीदारी के मौके हैं या फिर करनी है मुनाफा वसूली, लेंगे इस सवाल का जवाब। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बढ़िया मूड माहौल ग्लोबल मार्केट्स का बनते हुए दिख रहा है। फेड पॉलिसी का रिएक्शन है, जैसे अनिल जी ने कहा, एक्सपायरी भी है और नतीजे भी ढेर सारे आ रहे हैं। तो अनिल जी, काफी चीजों पर आपकी राय लेनी है। बताएं सर, आज के लिए जो ट्रिगर्स हैं वो कौन से हैं? ट्रिगर्स सबसे ज्यादा अमेरिकी बाजारों से आते दिख रहे हैं और दमदार आते दिख रहे हैं। नेस्डेक को देखकर तो आपका मतलब मन प्रफुल्लित हो उठेगा कि वाह, ये क्या हुआ है। बिल्कुल 4% की बड़ी तेजी वहां पर होती हुई दिखी है, लेकिन उससे पहले फेड ने 0.5% ब्याज दरें बढ़ाई उम्मीद के मुताबिक। उसके बाद अमेरिकी बाजार झूमे, उसके कारण का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। लेकिन नेस्डेक में बड़ी तेजी बनती दिखी। कच्चे तेल में भी फिर से मजबूती आती दिख रही है, $108 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। नतीजों के लिहाज से कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, ज़्यादातर नतीजे कमजोरी की तरफ है और आज रिजल्ट्स के लिहाज से बड़ा दिन है। एसबीआई समेत कई दिग्गजों के और वायदा कारोबार की कंपनियों के आज नतीजे आने वाले हैं। बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डी, श्री सीमेंट, लंबी लिस्ट है आज भी नतीजों के लिहाज से। 14 निफ्टी और एफएनओ कंपनी। 14 कंपनियां निफ्टी की? नहीं, 14 निफ्टी है। हाँ, दोनों एफएनओ मिला के। बिल्कुल, डॉक्टर, नेस्ले, एसबीआई लाइफ, श्री सीमेंट, बजाज फिनसर्व। बिजी डे हमारा। चलिए बिजी डे की करते हैं शुरुआत। ये दो बहुत बढ़िया ग्लोबल मूड माहौल बना हुआ है, इस पर आपकी राय लेना चाहूंगा। फेड की पॉलिसी ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस आए अनिल जी, बट जो 24 घंटे पहले हम बात कर रहे थे 0.1% की बढ़ोतरी और अग्रेसिव गाइडेंस, ये बाजार को पसंद आएगी। बट यहां पर तो 0.1% की बढ़ोतरी और डविश गाइडेंस एक तरह से जो दी है उन्होंने, वो उससे जो बाजार में एक्शन है, ये समझाइए क्या कुछ ऐसा कहा है पावेल साहब ने जो बाजार को पसंद आया? क्या कुछ नहीं कहा है? अच्छा, एक्चुअली क्या कुछ नहीं कहा, मतलब इससे बढ़िया वो कुछ कह नहीं सकते थे, इससे बढ़िया कुछ कर नहीं सकते थे। देखिए, अगर फेड चेयरमैन कल 1% बढ़ा भी देते तो फिर लोग मानते हैं, हाँ 25-26% तो मान ही रहे थे। 1% अभी भी इन्फ्लेशन बहुत ऊपर है, 1% बढ़ा दिया तो कुछ ऐसा गलत नहीं किया है ना। मतलब आप उसे डाइजेस्ट कर लेते। मार्केट गिरता करता वो एक अलग बात है, लेकिन डाइजेस्ट कर लेते। उनके पास लॉजिक था 1% बढ़ाने का, लेकिन उन्होंने उससे परहेज किया, 0.1% बढ़ाया। चलिए, 1% बढ़ाने के बाद फेड चेयरमैन चाहते तो भला बुरा काफ़ी कुछ कह सकते थे कि देखिए, अभी तक जितनी बढ़ोतरी की है उसका असर तो दिख नहीं रहा, और करनी पड़ेगी, जोर से करनी पड़ेगी। जब तक महंगाई नीचे में नहीं आएगी तब तक हमारे लिए चिंता की बात है। और हमने जो कुछ भी एक्शन लिया उससे अभी तक ग्रोथ पर ज़्यादा कोई खास असर नहीं पड़ा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। मतलब हमारे पास ग्रोथ भी है कि हम और तेज़ी से ब्याज दरें बढ़ाएं ताकि इन्फ्लेशन जल्दी से जल्दी काबू में आए। इतना ऊपर का इन्फ्लेशन हम ज़्यादा लंबे समय तक झेल नहीं सकते। ऐसा बहुत कुछ खराब कह सकते थे। उसके विपरीत उन्होंने जो कुछ कहा वो बहुत ही अच्छा था। और एक्चुअली अमेरिकी बाजार भागे उसके बाद ही, जब उन्होंने कहा कि अब आगे डेटा देखेंगे और डेटा देखकर हम डिसाइड करेंगे कि क्या वाकई में और तेजी से ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत है। पहली चीज ये सबसे ज्यादा पसंद आई। दूसरी चीज जो अमेरिका को सबसे ज्यादा पसंद आई वो ये था कि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मंदी में जाते हुए नहीं देखते। ये बड़ा स्टेटमेंट था। उनका ये कहना था कि तकनीकी तौर पर आज जीडीपी के आंकड़े जो आने वाले हैं उसके बाद हो सकता है कि आपको तकनीकी तौर पर लगे कि 2 क्वार्टर की नेगेटिव जीडीपी है और उस हिसाब से अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी में। लेकिन अगर आप वैसे देखें, चाहे आप अमेरिका की कंपनियों के नतीजे देखें, अमेरिका का जॉब मार्केट देखें, हमारे यहाँ कंपनियों के नतीजे देखें, तो आपको प्रैक्टिकली कहीं रेसेशन आसपास भी नहीं दिख रहा। रेसेशन की बात तो बहुत दूर, रेसेशन का तो मूड माहौल ही अलग होता है कि कंपनियों के प्रॉफिट बहुत लोअर लेवल पर, डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट, क्रेडिट मार्केट एकदम टाइट, उसके बाद नौकरियां नहीं है, मतलब लोग हर एक चीज पे खर्चा कम कर रहे हैं। मुझे बताओ, इनमें से कौन सी चीज है जो अमेरिका में इस वक्त आपको दिख रही है? एग्जैक्टली एक भी नहीं। मतलब जो टिपिकल रेसेशन के साइन होते हैं, जो पुराने रेसेशन आपको पढ़ने समझने चाहिए, उसमें तो एक भी साइन नहीं है ऐसा। स्पेशली जो 2008 के बाद 2008 का तो रेसेशन हमने अच्छे से जिया है। एग्जैक्टली देखा नहीं, जिया है उसको तो, कि कैसे नौकरियां जाती थी, कैसे लोग घर पे बैठे हैं, किस तरह से मतलब अनाप शनाप खर्चों में कटौती हो रही है, एक्सपेंशन प्लान्स आपके बंद हो रहे हैं, बैंक्स लोन नहीं देना चाहते हैं, डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, वो क्रेडिट स्वैप्स अनाप शनाप तरीके से बढ़ गए, देश के देश उड़ रहे हैं। वो अभी तक तो कहीं दूर दूर तक नहीं है सर, भगवान ने करे आगे हो, लेकिन अभी तक तो कहीं दूर दूर तक। तो टेक्निकली आपने जो एक डेफिनेशन बना रखी है, 2 तिमाहियों तक अगर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव होगी तो हम रेसेशन मान लेंगे। वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदलती है और बदलने की जरूरत है। एक जमाना था, अभी हाल ही में देखिए, 2 साल पहले, 2 साल भी नहीं, पिछले साल की बात है, हम सोचते थे कि 27-28 के पी मल्टीपल
पर निफ्टी पहुंच गया, मतलब ओवरबोट हो गया। उसके बाद निफ्टी ने हमें क्या क्या नहीं सिखा दिया। सो वक्त के साथ चीजें बदलती है। अब वो टेक्निकल डेफिनेशन से हटकर जो कल फेड चेयरमैन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने के आसार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कंफर्ट देने वाले उन्होंने संकेत दिए। वो कहीं ये नहीं कह रहे कि ब्याज दरें और नहीं बढ़ूंगा। इस बात की भी पूरी संभावना कि सितंबर में फिर से 0.5% बढ़े, लेकिन फिर भी ये कंफर्ट है कि आपके लिए इन्फ्लेशन को नीचे आने का उनका भरोसा बरकरार है, ग्रोथ पर भरोसा बरकरार है और बहुत एग्रेसिव होने की शायद ज़रूरत ना पड़े, ऐसा उनका मानना है। अब वो उनका ये मानना किस वजह से पिछले कुछ समय में जो कमोडिटीज़ के दाम तेज़ी से घटे हैं उस वजह से हो सकता है। 1 या 2 महीने डीप अगर इन्फ्लेशन के डेटा थोड़े कंट्रोल में आ जाए, समझिए 9% से एक ही महीने में घटकर 7-7.5% के आसपास आ जाए, और कोई बड़ी बात नहीं, आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के दाम घटे हैं कि क्रूड छोड़ दें जो अभी भी $100 के आसपास ऊपर है, अदरवाइज बाकी कमोडिटीज के बाद दाम बड़े तेजी से घटे हैं, और वो आ जाए तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। सो आई थिंक बाजार ने सबसे बड़ा कंफर्ट कॉन्फिडेंस वहां से लिया है कि फेड चेयरमैन ने कुछ भी खराब नहीं कहा है। सो जो 2 कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, एक एक्शन और दूसरे वर्ड्स। एक्शन उम्मीद के मुताबिक, वर्ड्स उम्मीद से बहुत बेहतर। मतलब वही है ना कि अगर आपको ऐसा संगीत सुनने को मिले जो आपके कानों को प्रिय हो, फिर क्या चाहिए। तो मतलब फेड चेयरमैन ने अपने पसंद वाला गाना बजा दिया है जो लोगों को बड़ा पसंद आया है। करेक्ट सर, सही है, बिल्कुल। तो लोगों को पसंद आया जो फेड पॉलिसी में हुआ, और उसके बाद का रिएक्शन भी हम देख रहे हैं। हमारे बाजारों के लिए भी थोड़ा समझाएं सर, क्योंकि हमने भी कल अच्छी मूव दिखाई, जो हमारे बाजारों का कल एक्शन रहा। डेज हाई पर कल हम बंद हुए बड़े इवेंट से पहले, और उसके बाद ये जो अच्छी तेजी अमेरिका में देखिए, गैप अप तो होगा, उसके बाद क्या? हमारे बाजार बड़े इंटरेस्टिंग हो गए दीप। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारे कलेक्टिव विजडम में, मतलब मार्केट के लिहाज से मेरी आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मार्केट की बात कर रहा हूँ। कलेक्टिव विजडम में मार्केट अमेरिकी बाजारों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मेच्योर और डायरेक्शन देने वाला है। क्योंकि हमेशा हमने देखा कई बार भारतीय बाजार उम्मीद के विपरीत ट्रेड दिखाते हैं डाउ फ्यूचर्स की, जैसे डाउ फ्यूचर्स है उसके विपरीत, और वैसा ही ट्रेडिंग सेशन अमेरिका में देखने को मिलता है। कल जिस तरह की मजबूती थी और जिस तरह से भारतीय बाजार बंद हुए, वो गजब का एक्शन था। क्योंकि एक तरफ देखिए 2 दिनों से एफआईएस की बिकवाली, 2 दिनों से बाजार की कमजोरी, फेड के मीटिंग के पहले आप नीचे खुले, और नीचे खुलने के बाद धीरे 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 पूरी आपने कमजोरी खत्म करके दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर बंद होना, ये दिखाता है कि कहीं कहीं भारतीय बाजारों ने अपने सामूहिक विवेक से ये पता लगा लिया था कि अमेरिका में आज रात को क्या होने वाला है, और हमें डरना नहीं, हमें उससे पहले आगे रहना है। और ये पहली और आखिरी बार नहीं हुआ है दीपी, पहले कई बार ऐसा हो चुका है। बड़ी इवेंट के पहले भारतीय बाजार डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। इंडियन ब्रेन्स आर द बेस्ट, ये कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो कल ये बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेशन था भारतीय बाजारों का। अब रहा सवाल फेड की मीटिंग के बाद के एक्शन का, तो आज फिर से एक ही चीज कहूंगा दीप, 9:15 पर सेंचुरी मार्क हम खुलेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कम इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि 3:30 बजे आप कहाँ होते हैं। सो आज की ओपनिंग से आज की क्लोजिंग सबसे ज्यादा अहमियत वाली होगी, और इस क्लोजिंग की अहमियत के पीछे 2 कारण हैं। एक, नो डाउट फेड की मीटिंग के बाद हम कितने बुलिश होकर, कितने पॉजिटिव होकर, कितने स्ट्रांग होकर गैप से और ऊपर खुलने के बाद खरीदने को तैयार हैं। दूसरा, एक्सपायरी के एडजस्टमेंट्स हैं। एक्सपायरी के एडजस्टमेंट्स हम बाद में बात करेंगे, सिर्फ एक बार फेड की मीटिंग के लिहाज से बात करें। और इनफैक्ट थोड़ा सा आज फेड की मीटिंग के बाद के एक्शन को एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल काम इसलिए हो रहा है। अगर एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो बड़ा आसानी से मैं आपको कह सकता था कि आज क्लोजिंग आपको 16,800 के ऊपर चाहिए, 16,800 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती, नथिंग लाइक इट, बहुत बढ़िया। एक और बढ़िया ब्रेकआउट के लिए आप तैयार हो रहे हैं, और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। सो मैं ये चाहूंगा कि मुझे क्लोजिंग चाहिए 16,800 की, लेकिन सिर्फ आज ही नहीं, कल भी चाहिए। मैं आज की क्लोजिंग को गिनूंगा, अच्छा लगेगा, लेकिन कल भी 2 दिन लगातार मिलेगी तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि कल की क्लोजिंग जो होगी शुक्रवार की, उसे मैं एक नॉर्मल क्लोजिंग के तौर पर देखूंगा कि तो हमें 2 दिन तक 16,800 के ऊपर बंद होना, ताकि एक बड़े ब्रेकआउट के लिए हम तैयार होते दिखें और बड़ी तेजी के लिए तैयार होते दिखें। फर्ज करें गैप से खुलते हैं, गैप से खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 16,600 को आप क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर पाते हैं, आप अच्छे ही हैं, कोई चिंता की बात नहीं। 16,728 कुछ ऐसा हाई हमने, 719 का हाई हमने बनाया क्लोजिंग बेसिस पे, उसके ऊपर बंद होते तब भी आप अच्छे हैं। लेकिन हाँ, बढ़िया ब्रेकआउट आपको 16,800 के ऊपर चाहिए। सो 16,600 से 16,800 की रेंज में अगर आप बंद हो रहे हैं आज और एक आध और दिन, तब तक आप वही हैं जहां थे। वही आपकी ट्रेडिंग रेंज, नीचे में आपके लिए 16,400, 500,
ऊपर में 16,700 800 उस रेंज में आप हैं। और इस पॉलिसी के बाद भी वो उस रेंज में कोई बदलाव नहीं हुआ। बदलाव कब होगा? जब 16,400 के नीचे आप बंद होंगे। बदलाव तब होगा जब 16,800 के ऊपर बंद होंगे। तो ये 400 पॉइंट की रेंज आपके लिए कंसोलिडेशन वाली रेंज होगी एक तरह से। राइट, इसको ध्यान में रखना है। अब आइए, पिछली कुछ पॉलिसीज के बाद बाजार का रिएक्शन बहुत ही स्ट्रांग और स्ट्रेंज रहा है। दो पॉलिसी देखिए पिछले दोनों बार। पिछली बार जब 0.5% ब्याज दरें बढ़ाई थी और उसके पहले 0.5% जब ब्याज दरें बढ़ाई थी जून में, डाउ 1% मजबूत बंद हुआ था। कल भी डाउ 1.5% मजबूत हुआ है, नैस्डैक 4% मजबूत हुआ और हमारा मार्केट उस दिन 2% नीचे बंद हुआ था। गैप से खुलने के बाद गैप अप हुआ था, फिर खुला बहुत मजबूत और दिया एकदम जोर से। एग्जैक्टली। अब ठीक है, मान लिया कि उस समय ये बड़ा डर था कि अमेरिका ने तेजी से ब्याज दरें बढ़ाई, हमारा क्या होगा। वो डर आज नहीं है। तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि हम 1% या 0.5% ऊपर खुलने के बाद 2% नीचे बंद होंगे, वो नहीं होगा। मई में क्या हुआ था? डाउ 0.3% ऊपर बंद हुआ था और हमारा बाजार गैप से खुलने के बाद फ्लैट बंद हुआ। तो दो बार ऐसा हो चुका है पिछले दोनों बार कि हम अमेरिकी फेड की मीटिंग के बाद जो अमेरिका में तेजी बनती है उसको हम बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं करते। Yes, ठीक है, मार्च के महीने में जरूर ऐसा हुआ था कि डाउ 1.5% बढ़ा था और हम 2.5% बढ़े थे। तो वो एक अलग सिचुएशन थी। अब आइए, बाकी बाजारों का रिएक्शन क्या है। आज एशिया को देखिए आप। एशिया में क्या लग रहा है? ऐसा उनको लग ही नहीं रहा कि मीटिंग हो गई खत्म हो गई। वो हो गई होगी, हमें क्या लेन देना। ये इस तरह से मतलब वो वाली फीलिंग है, न एशिया बाजारों को बढ़ना है न घटना है। बिल्कुल। आप बाकी एशिया के बाजार लेके आइए, लगभग 0.5% ऊपर नीचे की रेंज में आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो न बड़ी तेजी का मूड है न बड़ी मंदी का मूड है। हमें क्या करना है? हमें सिंपल एक ही चीज पर फोकस करना है। हमें 16,600 के नीचे बंद नहीं होना है। जब तक 16,600 आज हम होल्ड करते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, बढ़िया है। 16,800 के ऊपर बंद होते तो बहुत ही बढ़िया है। 16,720 के ऊपर बंद हो जाते तब भी बढ़िया है, खराब नहीं है। लेकिन 16,800 मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारे निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है दीप, बैंक निफ्टी ने कल जो क्लोजिंग दी है 36,750 के ऊपर, बैंक निफ्टी ऑलरेडी जिस क्लोजिंग के ऊपर आपको चाहिए था वो मिल चुका है। तो बैंक निफ्टी तो मजबूत हो ही चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं। बैंक निफ्टी तो खाली हरे निशान में बंद हो जाए तो ही उतना ही काफी है। और अगर 37,000 के ऊपर बंद हो जाए तो कहना ही क्या। सो आई थिंक बैंक निफ्टी तो सेट है। निफ्टी आज देखते हैं क्या होता है। एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो ज़्यादा क्लियर कट हो जाए, क्योंकि आज एक्सपायरी के एडजस्टमेंट बहुत होंगे। ऊपर आएगा तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, गैप से बहुत खुलेंगे। नीचे वापस आपको बाइंग का सपोर्ट मिलेगा क्योंकि एफआईज वापस खरीदारी के मूड में भी आए, प्लस थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग। बहुत सारे शॉर्ट सेलर्स भी तो कल खड़े हैं ये सोच के कि फेड की मीटिंग के बाद नीचे आना है, आज उन्हें भी तो शॉर्ट काटना है। अब वो शॉर्ट 16,750 पे काटते हैं या इंतजार करते हैं। एक बार जहां खुलेंगे हो सकता है वहां से आप और ऊपर जाएं, शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिले 51 पॉइंट का, वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग आए और फिर आप सही लेवल पर आ जाएं, वहां से एंट्री करें। सो दो चीजें हैं, गैप से बहुत ज्यादा खुलेंगे और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग की वजह से बढ़ेंगे तो वहां प्रॉफिट बुक करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ध्यान तेजी का रखना है। सही लेवल पर आने पर इंट्राडे में खरीदारी करनी है, चाहे वो इंट्राडे में आए चाहे एक दो दिनों में आए। आप एक चीज ध्यान में रखिए, हाँ, ये मार्केट हमेशा मौके दे रहा है। कल ही आपके लिए बहुत बढ़िया मौका था 16,450। एग्जैक्टली। तो आपको नीचे में डरना नहीं है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, इवेंट की रिस्क निकल गई, डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी कि किसी भी भाव में चढ़ के खरीदेंगे तो इंतजार करना पड़ेगा। तब भी भाव आ जाएंगे, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। सो एंट्री लेवल सही करना है, बस उतना ही ध्यान रखना है। उसके अलावा मार्केट की कोई रिस्क नहीं है। एंट्री लेवल आप सही कर लेंगे, काम हो जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस कर लीजिए, वहां पर काफी कुछ हो रहा है, वहाँ ज़्यादा मौके आपके लिए बन जाएंगे। बिल्कुल, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा और सही लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है, ये आज के बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए, आज फिर मंथली एक्सपायरी भी है, नतीजों पर भी अनिल जी बात करनी है, बट एक्सपायरी के दिन आज एक बार बाजार का सेटअप समझाएं सर। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआईएस के संकेत भी पॉजिटिव से न्यूट्रल के बीच वाले मिक्स है, लेकिन पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव हैं दीप। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट पॉजिटिव और ट्रेंड न्यूट्रल। तो एक भी नेगेटिव संकेत आज के लिए है नहीं, सारे पॉजिटिव है। 16,575, 16,625 ये निफ्टी पर करेगा सपोर्ट का काम। इसके नीचे जाने की संभावना कम है। अगर गए तो 16,450, 16,525 की रेंज आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आती है। 16,725 से लेकर 16,800 की रेंज में आप खुलकर टाइम पास करेंगे और उसके पार निकल कर आगे बढ़े तो 16,875, 16,950 वो रेंज है जहाँ पर परफेक्ट शॉर्ट करने की और प्रॉफिट बुकिंग करने की जो चीज़ आप करना चाहें वहाँ पर आपके लिए वो रेंज बनेगी। बैंक निफ्टी 35,400, 35,500 सॉरी 36,400, 36,500 आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा आज के लिए।
36,400 475 गिन लीजिए। इसके नीचे जाने की संभावना कम है। अगर आए तो कल का लो जो है 36,250 36,350, ये 100 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज में आने पर पक्का खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग दोनों होती दिखेगी। ऊपर की तरफ 36,975 से 37,150, इस रेंज में खुलकर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में कितनी ताकत है। इसके पार निकलने पर 37,325 37,500 अगला बैंक निफ्टी का लॉजिकल टारगेट है, जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। ये आपके लिए बड़े बड़े रेंज है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सर? 16,635 के आसपास आप बंद हुए, 641 के आसपास। 16,625 16,600 दो छोटे लेवल हैं। 575 525 मीडियम लेवल है। 475 450 ये 6 सपोर्ट लेवल। ऊपर की तरफ 16,700 725 750 तीन छोटे लेवल है, विजिबल है, यहाँ तक तो पहुँचेंगे। इसके बाद 800 825 मीडियम लेवल है। 875 950 फाइनल लेवल आपके लिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी 36,800 के आसपास आप बंद हुए। पहला सपोर्ट है 36,725 36,600 और 36,475 तीन छोटे सपोर्ट हैं। 36,400 36,350 और 36,250 तक के सपोर्ट लेवल के लिए बैंक निफ्टी पर आपको फोकस करना है। कल के लोज नहीं टूटेंगे ऐसा मेरा मानना है। 36,250 वो लेवल है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 36,925 36,975 दो छोटे लेवल हैं। 37,050 37,150 मीडियम लेवल है। 37,225 37,325 और 37,500 तक के लेवल ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में आपको मिलेंगे। ये आपके लिए नीचे और ऊपर के लेवल दीप। अंडरस्टूड सर। तो चलिए सारे सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस बड़े लेवल आपके सामने आ गए हैं। कल वापस सर एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन अब 45% पर आ गई, 9% एक दिन में बढ़ गई और पीसीआर भी थोड़ा बढ़कर आया। एक्सपायरी के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है? एक्सपायरी पे आप हल्के नहीं जा रहे हैं और इवेंट के पहले भी आप हेवी हो गए। सो कल जिन लोगों ने खरीदारी की है और अगर उनका व्यू एक्सपायरी तक का ही है, तो आज गैप से जब खुलेगा तो वहाँ वो प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचेंगे। इसलिए मैं गैप से खुलने के बाद बहुत ज़्यादा खरीदने के मूड में नहीं हूँ। हो सकता है गैप से खुलने के बाद 25-50 पॉइंट एक बार निफ्टी बढ़ जाए। अगर बहुत ज़्यादा गैप से न खुले तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से ही है। लेकिन क्या 16,800 पे बढ़ खुलकर आप 16,875 16,900 दिखा सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन मार्क है। सो आई थिंक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ खुले वहाँ आप शॉर्ट कर दो। बेचने का मार्केट ऐसा एग्रेसिव नहीं है। नीचे एंट्री करने का मार्केट सही आपको देखना है। सो आई थिंक 45% एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन आ गई, वापस 9% बढ़ी है। एफआईएस के डेटा में यही डिस्कस करना चाहता हूँ दीप। एक तो कल बिकवाली का आंकड़ा बहुत छोटा है, सिर्फ 437 करोड़ का है, ठीक है। लेकिन सामने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे 1130 करोड़ के, तो नेट नेट आप 700 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी स्टॉक्स में देख रहे हैं। 1642 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, जिसमें लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बनी है। बड़े दिनों बाद एफआईएस ने लॉन्ग पोजीशन भी बनाई सीरीज की खत्म होने के ठीक एक दिन पहले। सो आई थिंक उस लिहाज से मैंने एफआईएस के डेटा पॉजिटिव साइड पर लिखे हैं कि नेट नेट आप देखेंगे तो अच्छी खरीदारी है। और घरेलू फंड ने भी 712 करोड़ की खरीदारी की है, जो उनकी ताकत के हिसाब से अच्छा है कल के मार्केट के लिए। दोनों तरफ के फंड्स की तरफ से खरीदारी आना ये एक ठीक है। और इसीलिए इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आपकी 45% पे, जो कम नहीं है। एक वो एकदम वो बोले ना कि इसमें अब क्या बेचेंगे, वैसी वाली सिचुएशन नहीं है। पुट कॉल रेशियो 25 बेसिस पॉइंट एक ही दिन में बढ़ गया, 0.99 से 1.24। मार्केट हल्के तो नहीं है, ओवरबॉट नहीं है लेकिन हल्के भी नहीं है। विक्स थोड़ा सा घटा है, इवेंट निकलने के बाद घटना निश्चित था। ये आपके लिए सारे के सारे डेटा। चलिए सर, मौजूदा पोजीशंस फिर क्या करना है आज? स्टॉप लॉस दीप आज थोड़ा सा दूर का दे रहा हूँ। आपको लगेगा कि 100 पॉइंट तो ऊपर खुल रहा है और उसके बाद भी आप 200 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस दे रहे हो। आज के लिए थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस रख लीजिए, कल से छोटा कर लेंगे। क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी, तो मंथली एक्सपायरी पे थोड़े से वाइल्ड मूवमेंट कभी आ जाए और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड 2 दिनों का जो हमने देखा है उसको देख कर आ जाए, तो क्यों हम हड़बड़ी और जल्दबाजी करें, ठीक है ना। 16,425 इंट्राडे स्टॉप लॉस है, 16,475 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है। जिनको बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाना है इंट्राडे और क्लोजिंग, 16,575 का भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। लेकिन एक्सपायरी दिन के हिसाब से मैं नहीं कहना, अदरवाइज एक्सपायरी का दिन नहीं होता तो मैं पक्का 16,575 आपको स्टॉप लॉस दे देता इंट्राडे और क्लोजिंग की, भाई ये लगा लो काफ़ी है। बैंक निफ्टी 36,250 कल का जो लो है वो स्टॉप लॉस होगा और 36,400 क्लोजिंग बेसिस पर होगा। यहाँ पर कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, स्टॉप लॉस यही रखिएगा। शॉर्ट साइड पर 16,800 आपको छोटा लगाना है, 16,750 का लगा लीजिए। अगर उसके ऊपर खुल के टिकते हैं तो नए हाई पर जा रहे हैं। 16,730 के ऊपर बंद होता है तो भी आप नए हाई पे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस लगाना है आज एक्सपायरी के लिहाज से, तो इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों 16,800 लगा लीजिए और बैंक निफ्टी पर 37,050 का लगा लीजिए। इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी पर 37,050 होगा शॉर्ट साइड पर। अंडरस्टूड सर। चलिए, ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशन के स्टॉप लॉसेस। अब नई पोजीशंस, ये क्या करेंगे? 16,575 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में खरीदारी करने की राय है। 16,641 पे आप बंद हो, यानी कि 75 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस है।
टारगेट जो बनेगा 700, 725, 750, तीन तो विजिबल एकदम है ही। इसके पार एक ब्रेकआउट की तैयारी करेगा निफ्टी जो 800 पे जाएगा। 800, 825 दो और टारगेट हैं जो आज अचीव करने की कोशिश करेगा। 875 और 950 थोड़े एम्बिशियस टारगेट है अगर तो। जो लोग शॉर्ट, अब दीप थोड़ा शॉर्ट करने में बड़ा ट्रिकी है मामला, कहाँ शॉर्ट करना है ये समझ नहीं आ रहा ऑनेस्टली। जहाँ शॉर्ट करने की जगह है वो बहुत दूर है। 875 से 950 की रेंज में मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, 16,850। अब 16,875 यानी कि करीबन 250 पॉइंट। अभी तो आप 100 ही पॉइंट ऊपर है, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, 16,800 के आसपास ही सोचना शुरू करेंगे या टुकड़ों टुकड़ों में बेचेंगे। 16,800 थोड़ा बेचा, 875 थोड़ा, 950 तक भी और बेचे। ये 150 पॉइंट की रेंज दी है बड़ी बेचने के लिए, तो इसलिए सोच समझ कर उस वक्त का मूड माहौल। सपोज आप डाउ फ्यूचर्स पे 150 नीचे हो जाते फॉर एग्जांपल और 16,800 पे हैं, 16,750 पे खुले, 50 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आ गई, 16,800 पे आ गए, वहीं दे दीजिए कि आपको 50 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग भी मिल गई, ठीक है। डाउ फ्यूचर्स भी ढीले हैं, वहाँ पे देना बनता है। सो आप वो कॉम्बिनेशन बनाइएगा कि मुझे बेचना कहाँ है। और इस ये बनाना इसलिए आज ज़्यादा जरूरी कि आज एक्सपायरी भी है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव शॉर्ट करके पैसा बना पाएंगे डाउट है, क्योंकि नीचे में सपोर्ट आ जाएगा आपको शॉर्ट कवरिंग का, खरीदारी का। सो इसलिए बहुत मुश्किल होगा आज ट्रेड करना, इजी नहीं आज। सो एक इजी ट्रेड, इजी काम क्या हो सकता है कि ऊपर में नहीं फंसना, इतना इजी है। लेने के लिए अपने लेवल का इंतजार करना है, लेकिन शॉर्ट करने में ट्रैप भी आपका हो सकता है। तो 800 से मूड बनाइए, 950 तक की रेंज है, 17,025 का थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेंगे 16,750, 16,725 और 16,700 तीन छोटे टारगेट है। 650, 625 मीडियम टारगेट है। 575, 525 अगर आ जाए तो बड़े टारगेट के तौर पर। ये आपके लिए खरीदारी बिकवाली। बैंक निफ्टी 35,400 के स्टॉप लॉस से खरीदना है, और एक बार 37,000 पार करेगा तो दीप हमारा स्टॉप लॉस 36,800 हो जाएगा। नहीं, स्टॉप लॉस 35,700 कहाँ से 400 है, 36,400 करिए। स्टॉप लॉस 36,400 सॉरी। बैंक निफ्टी खरीदना है आपको 36,400 के स्टॉप लॉस के साथ। 37,000 पार करते ही आपका स्टॉप लॉस 36,700 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अभी 36,400 है, 300 पॉइंट ऊपर सीधा। 36,925, 36,975 दो छोटे टारगेट हैं। 37,050, 150 मीडियम टारगेट है। 37,225, 37,325 और 37,500 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी बैंक निफ्टी में। और बिकवाली की राय भी है। अब बिकवाली में भी सेम बैंक निफ्टी में यही प्रॉब्लम है कि कहाँ बेचे। वैसे लेवल काफी समय से ये प्रॉब्लम आ रहा है एक्चुअली, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो ब्रेकआउट दिया ना वो इतना खतरनाक दिया। अभी आप देखिए 2 दिन बैंक निफ्टी नीचे आया है, लेकिन जहां से ब्रेकआउट हुआ 36,083 से, कल का लो 36,248 है, वहां से अब भी 150 पॉइंट के क्वेश्चन से निकल गया। बिल्कुल। तो मतलब आप उस लेवल जहां से ब्रेकआउट दिया उसके पास पहुंच ही नहीं रहे। करेक्ट। इसलिए ऐसा बेचना इजी नहीं है, क्योंकि बेच के वो कंफर्ट नहीं आ रहा जो लेके आ रहा है ना। फिर भी 37,325, 37,500 अगर आता है उस रेंज में बेचना चाहिए। अब कोई कह सकता है कि 37,000 पे क्यों न बेच दें, या 37,150, 225 क्यों न बेच दें। अब अपना अपना मन है। मेरे लिए तो सिंपल, जहाँ समझ में आए वो काम करें। जो न समझ में आए कोई बात नहीं किया तो रोज़ कोई ज़रूरी थोड़ी कि आपने रोज़ आ जाके मुझे बैंक निफ्टी बेचना ही बेचना है। किसी न किसी लेवल पे नहीं बेचेंगे, एक दिन नहीं बेचेंगे, एक्सपायरी का दिन निकल जाने दीजिए, कल से तो फिर आपके लिए आराम ही है ना। सो अगर बेचना है तो इस रेंज में बेचना है। 37,600 का स्टॉप लॉस होगा। 37,225, 37,150 और 37,050 तीन छोटे टारगेट हैं। 37,000, 36,925 मीडियम टारगेट, 36,825, 36,750 फाइनल टारगेट, जिसके लिए बिकवाली करनी है। गॉट इट सर। ठीक है, तो चलिए। उसका एक बार क्या होता है कि मैं नहीं देता हूँ ओपिनियन में, उसका एक रीजन ये भी कि जिनको ट्रेड करना उनके लिए कंपलसरी है। मेरे लिए बताना तो कंपलसरी नहीं है ना। अगर रेंज और डेटा में कंफर्ट नहीं आए तो कभी कभी ट्रेड, इनफैक्ट बहुत बार और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि ट्रेड लेने से ट्रेड नहीं लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप कौन सा ट्रेड छोड़ देते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाली प्रोबेबिलिटी से ट्रेड लेने वाला समझदारी का बात नहीं। जब डेटा आपको सपोर्ट करे तब आप एक्शन लीजिए। एग्जैक्टली। तो चलिए, ये है आपके लिए आज के लेवल्स और सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। सेलिंग के समय थोड़ा ध्यान रखिएगा लेवल्स के लिहाज से। बैन लिस्ट में कोई बदलाव नहीं है सर, इंडिया बुल्स डेल्टा दोनों बैन में है। वायदा कारोबार के कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स आज हैं? थोड़े से हैं, बता दूं एक बार, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में डेटा बड़े हैं। पहली चीज़ तो 16,600 सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 16,600 के पुट पर 54 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 50 लाख शेयर, बराबरी का मामला है। 16,700 के ऊपर खुलेंगे, 16,600 का कॉल राइटर परेशान तो होगा।
इंटरेस्टिंग चीज ये दीप कि 16,700 पर कॉल राइटर ज्यादा है नहीं, सिर्फ 25 लाख शेयर, यानी कल ऊपर में शॉर्ट कॉल राइटिंग हुई नहीं है, इनफैक्ट कॉल्स में कवरिंग हुई है। अगला जो बड़ा लेवल आएगा वो 16,800 आएगा, जहां पर 61 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में 16,800 पर। सो अगर आप 16,800 टिक जाते निकाल कर तो करीबन 2 करोड़ शेयर फिर आपके, फिर 2 करोड़ शेयर करीबन आपके ऐसे हैं जो कॉल राइटर शॉर्ट साइड पर हो जाते हैं। तो ये है आपके लिए। तो 16,800 ऊपर की तरफ बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जहाँ साइजेबल ओपन इंटरेस्ट भी है और साथ ही साथ आपके लिए कॉल राइटर फंसने वाला काम भी होता है। उससे पहले 16, तो ब्रॉडली जो लग रहा है दीप एफएनओ के डेटा देखकर 16,600 से 16,800 की रेंज बाजार ट्रेड करना चाहता है। अब आइए बैंक निफ्टी, 36,500 के नीचे आप नहीं जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। तो 36,400 36,500 आज के लिए बहुत मजबूत सपोर्ट है। क्यों है समझिए, 36,500 के पुट पर 27 लाख शेयर है, बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट के बराबर, और 37,000 पर भी इतना ही है, 26 लाख शेयर। सो आइडियली 37,000 के आसपास आप रुकेंगे। अगर समझिए फेड ने जोश भरा 37,050 के पार निकल कर बैंक निफ्टी टिक गया तो मेरा बैंक निफ्टी पे बाय कॉल आएगा। हाँ चलिए, ये दिख रहा है। 36,975 37,050, ये 75 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए आखिरी बाधा है। इसके बाद 37,500 का रास्ता खुलेगा, बड़ी मूव आ सकती है। सो इसलिए क्यों कि एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 37,000 पर है बैंक निफ्टी में, उसको पार करके आप टिक गए तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग मिलेगी। तो तेजी के लिए मैं ज्यादा फोकस बैंक निफ्टी पे करूंगा। बैंक निफ्टी पर लीडरशिप यहीं से आएगी। ये डेटा सबसे बढ़िया इंटरेस्ट। अगर वैसा नहीं होता है तो फिर आप वही है 36,500 37,000 की रेंज में टाइम पास करेंगे थोड़ा सा। अंडरस्टूड सर, ठीक है। तो चलिए, ये तो रही आपके लिए सारी की सारी आज की स्ट्रैटेजी और लेवल्स। एक्सपायरी डे तो इंटरेस्टिंग एक्शन होगा, पर इस एक्शन में सर कुछ नतीजों को भी जोड़ देते हैं और आपके व्यू भी लेते हैं, इंपॉर्टेंट नतीजे। टाटा मोटर्स सर फिर से घाटा, और इतना बड़ा घाटा, 5,000 करोड़। मतलब कोई कंपनी के चाहने वाले होना तो ऐसे होने चाहिए, ऐसे होने जैसे चाहिए, टाटा मोटर्स का हर क्वार्टर में आके टाटा मोटर्स कहता है कि अगला क्वार्टर बढ़िया होगा, ये वाला सबसे Correct, खराब sir. था इसके बाद, और हर बार लोग भरोसा करते हैं। और इस बार भी अगर आप नतीजा देखेंगे तो आपको मतलब मोह भंग हो जाएगा, छोड़ो बोले इस कंपनी में क्या पैसा लगाना, और मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनो तो सोचे कि बाकी सब छोड़ो, यही कंपनी यही खरीदी। कंपनी, बिल्कुल 5 साल से ऐसे ही हो रहा है कि हर क्वार्टर में ऐसे यही वाली सिचुएशन है। अब मतलब दिमाग कहेगा कि कहाँ फंसे हो और दिल कहेगा यही तो है फंसने की जगह। सो आज फिर है ना, दिल से चाहने वाले टाटा मोटर्स के बहुत हैं, नंबर्स बहुत खराब है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं है हर एक पैरामीटर पर, लेकिन जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है लाजवाब है। मतलब सब दिक्कतें दूर हो रही है, सेमीकंडक्टर्स के इशू ठीक हो रहे हैं, डिमांड स्ट्रॉन्ग है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल में आ जाएगी, मार्जिन्स बढ़िया, लोकल ग्लोबल कहीं कोई चिंता नहीं है। सो उस हिसाब से तो स्टॉक अगर आगे की आप सोच रहे हो तो खरीदना बनता है, पीछे देखेंगे तो बेचना बनता है। तकनीकी तौर पर तो स्टॉक ठीक ही है। लेट्स सी, हमारा फंडा सिंपल है, गैप से नीचे खुलेगा तो खरीदना है, गैप से ऊपर खुलेगा तो प्रॉफिट बुक करना है, नहीं तो देखो एंजॉय करो, जिसके पास है वो बेचेगा नहीं और जिसको लेना है वो सही लेवल का इंतजार करेगा। बट टाटा मोटर्स में दोनों बिल्कुल अलग है, पास्ट कुछ अलग है, फ्यूचर कुछ अलग ही बोल रहे हैं। तो कमेंट्री बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं। उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि गिरेगा, क्योंकि वही वाली बात है कि इस कंपनी के भी एल&टी की तरह चाहने वाले बहुत मतलब सबको वो ग्लोबल प्ले, ईवी प्ले, वो सारी चीज़ें दिखती है, इसलिए आई थिंक बाइंग तो आएगी, इन 5,000 करोड़ के घाटे को देखने के बावजूद भी आएगी। दूसरा बायोकॉन, मजा नहीं है, खराब नंबर, मतलब बायोकॉन में कोई परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही है। मतलब कोई तो एक रीजन ऐसा हो, मुझे याद है खाली सीएल से है ना जो बहुत ही नीचे का टारगेट देके बैठा है बायोकॉन, 280 का या हाँ, 210 का है। 210। सो आई थिंक बायोकॉन की परफॉर्मेंस तो खराब ही, हर एक पैरामीटर पे खराब है, जबकि दूसरी फार्मा कंपनियों का हाल ऐसा है नहीं इतना। सो कमजोरी है, स्टॉक कमजोरी रहना चाहिए। यूबीएल नंबर्स ढीले ही हैं, हालांकि कल थोड़ी पिटाई हो गई यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर के बाद में, इसकी भी साथ साथ में धुलाई होगी, तो अच्छा है, कल थोड़ा धुल गया तो आज कम धुलेगा, लेकिन नंबर्स तो यूबीएल के मार्जिन्स वगैरह पर प्रेशर है और जैसे नंबर्स चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा दीप, भले ही यूएसएल के भले यूबीएल के नंबर्स कमजोर हैं, लेकिन मैं इस सेक्टर पर बहुत बुलिश हूँ और मैं इन अगले 3 महीनों में, या हो सकता है अगले रिजल्ट और खराब आए तो मैं खुश होऊंगा, क्योंकि अगले 3-4 महीने इन स्टॉक्स में पैसा लगाने के 3-4 साल के लिहाज से। अच्छा, तो ये लीकर सेक्टर जो है 3 से 5 साल के लिए एक बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाला सेक्टर आपका बन सकता है। ये आप पसंद करें ना करें, माने ना माने, है कंजम्पशन स्टोरी है।
इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी है, वो तो उससे क्लोजली लिंक्ड है। है ना। और जरूरी तो नहीं कि हर आदमी हर चीज कंज्यूम करे, उसके बावजूद भी जितने कंज्यूमर इन्हें चाहिए उससे ज्यादा ही मिल रहे वो हैं तो इन्हें। मिलते हैं हमेशा। उससे ज्यादा मिले तो आई थिंक Correct. ये नीचे के लेवल पे इन दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आएगी, और लीकर का कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बड़े रीरेट हो जाएंगे, वो ध्यान में रखने वाली बात है। एक और डिक्सन के साथ में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि स्टॉक अब 5,500-6 हज़ार पे नहीं है, 3700 पे है। सो आई थिंक रिजल्ट्स के बाद खराब होगा, खराब होने के बाद वही 3200-3300 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक को, वहां से खरीदारी आ जाती है। लेकिन रिजल्ट्स परफॉर्मेंस वाइज हर एक पैरामीटर पर डिक्सन भी कमजोरी है। तो कल एक भी दमदार तोड़फोड़ रिजल्ट नहीं आया। हाँ, लेकिन अगर आप कमेंट्री की बात करें तो न सिर्फ टाटा मोटर्स बल्कि आप कल बजाज फाइनेंस की कमेंट्री देखिए, माय गॉड, बहुत बढ़िया। मारुति की कमेंट्री देखिए, गजब की कमेंट्री। तो मारुति और बजाज फाइनेंस, मारुति के तो नंबर्स बड़े खराब थे ऐसे वैसे देखा जाए तो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी को तो अंदाजा था कि कमेंट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग आएगी। तो मारुति आज कमेंट्री के दम पर फिर से चलेगा, बजाज फाइनेंस भी चलेगा, आज भी दमदार कमेंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो दोनों ही स्टॉक कल के रिजल्ट्स तो आगे थे, लेकिन आज एक्शन में रहेंगे। बिल्कुल। चलिए, नज़र रहेगी कुछ नतीजों के रिएक्शन पर। आइए इन नतीजों पर थोड़ी और डिटेल्स ले लें और कैश मार्केट के नतीजे भी जानने, खबरें भी हैं और ब्रोकरेज एक्शन भी है। कुशल, अरमान, वरुण, आशीष, पूरी टीम है हमारे साथ तैयार। कुशल, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और आज के नतीजे। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से डेफिनेटली अर्निंग्स हैवी वीक है और यहाँ पर आज मंथली एक्सपायरी भी है, बट लार्जली आपको नंबर्स पर जो फोकस रखना है उसमें निफ्टी में बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज लैब, नेस्ले इंडिया, एसबीआई लाइफ और श्री सीमेंट, ये 5 कंपनियां हैं निफ्टी से जो अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। एफ&ओ स्पेस से 10 कंपनियां हैं जिसमें चुनिंदा नाम मैं आपको बता देता हूँ, इंटेलेक्ट डिजाइन, जुबलेंट फूडवर्क्स, एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज, निपॉन लाइफ इंडिया, साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और टीवीएस मोटर्स जैसी कंपनियों पर नजर रखनी है। टीवीएस मोटर्स की नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर भी बोर्ड बैठक है और बजाज फिनसर्व पर नजर रखिए, यहाँ पर नतीजे तो आएंगे ही, साथ ही शेयर विभाजन और बोनस शेयर जारी करने पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। डीजीसीए के जो प्राथमिक जांच हुई थी उस आदेश के अनुसार जितनी भी एयरलाइंस हैं उन सभी को अब कंप्लायंस अपना सुनिश्चित करना होगा, ये आज उसकी आखिरी डेट है। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, सेल और जाइडस लाइफ साइंस के, क्योंकि यहाँ पर जो डिविडेंड दिया गया था यहाँ पर एक्स डेट होंगे। टाटा स्टील, यहाँ पर जो स्टॉक स्प्लिट हुआ था 10-1 के हिसाब से, उसकी भी आज ही एक्स डेट है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस के जो दूसरी तिमाही के जीडीपी डेटा है वो भी आते हुए दिखेंगे। पोस्ट मार्केट नंबर्स में टाटा मोटर्स, अभी हम उसकी बात कर रहे थे, काफी खराब नंबर्स आ रहे हैं। अनुमान 1550 करोड़ के घाटे का था, उसके मुकाबले लगभग 5000 करोड़ का घाटा कंपनी दर्ज किया और साथ ही कंपनी की मार्जिन्स पर काफी हैवी अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है। 9.2% का हमारा एस्टिमेट था, 7.9% के मार्जिन्स कंपनी ने दर्ज किए हैं। साथ ही आप देखिए कंपनी का जो एबिटा है वो लगभग 40% गिरकर 3181 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। और यहाँ पर कमेंट्री में यही था कि लार्जली जेएलआर का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर इस रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। साथ ही बायोकॉन, यहाँ पर नंबर्स कमजोर हैं, बिलो एस्टिमेट्स दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप कंपनी का एबिटा देखें तो लगभग 3% ही बढ़ा है। हमारा अनुमान 577 करोड़ का था, उसके मुकाबले 400 करोड़ पर ही केवल एबिटा आया है। और साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 25% के अनुमान के मुकाबले केवल 18.7% के मार्जिन्स कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। 144 करोड़ का मुनाफा है, 260 करोड़ का हमारा अनुमान था। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी का खराब प्रदर्शन दिख रहा है। यूनाइटेड ब्रेवरीज रेवेन्यूज इनलाइन है बट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यहाँ पर कमजोर है। मार्जिन्स देखिए 10.9% पर आए हैं, अनुमान जो है 13% का था और कंपनी का मुनाफा लगभग इनलाइन आता हुआ दिख रहा है 162 करोड़ पर। एंड रेवेन्यू के फ्रंट पर 2437 करोड़ की आय आती हुई दिखी है, अनुमान 2140 करोड़ का था। तो मिले जुले नंबर्स यूनाइटेड ब्रेवरीज की तरफ से दिख रहे हैं। और डिक्सन टेक नंबर्स कमजोर हैं और यहाँ पर भी कंपनी की मार्जिन्स देखिए 3.5% पर आई है, अनुमान 4% का था और कंपनी का मुनाफा 45 करोड़ पर आया है, अनुमान 61 करोड़ का था। अनुमान से कमजोर नंबर्स डिक्सन टेक के। तो ये है तो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, बट कैश मार्केट में ढेरों नंबर्स आए। अरमान से लिस्ट की करते हैं शुरुआत। मॉर्निंग अरमान, बताइए जी। सबसे पहले जिंदाल स्टेनलेस हिसार पर ध्यान रखिएगा। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो रेवेन्यू तो हालांकि आपको बड़े हुए दिखेंगे, पर जो बाकी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो नतीजे थोड़े कमजोर दिखेंगे। आय लगभग 24% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स देखिए, मार्जिन्स 15% से घटकर 10% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी आपको 14% की कटौती दिखी गई है। आईएफएल फाइनेंस नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। एनआईएस जो है वो 24% बढ़कर आई है। ग्रॉस एनपीएस भी घटकर आए हैं, 3.2% से घटकर 2.6% पर आते हुए दिखे हैं। और निम्स की अगर बात करेंगे तो 7.8% पर आते हुए दिखे हैं। नोवार्टिस इंडिया नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय 23% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखिए, मार्जिन्स 8% से बढ़कर 26% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी मुनाफा लगभग 6.3 करोड़ से बढ़कर 52.4 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। EIH काफ़ी बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय
315% बढ़कर आती हुई दिखी है। जो कामकाजी घाटा था 107 करोड़ का, अब वो बढ़कर मुनाफा आ गया है 91 करोड़ का। और पैट की बात करेंगे, मुनाफे की बात करेंगे तो पहले 111 करोड़ का घाटा था, अब लगभग 70 करोड़ का उनको मुनाफा आता हुआ दिखा है। आरती ड्रग्स पर भी ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू तो बढ़िया आया है, पर अगर आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे ऑपरेशनल्स के हिसाब से तो कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 7% बढ़कर आती हुई दिखी है। मार्जिन देखेंगे, मार्जिन 14% से घटकर 11% पर आते हुए दिखे और मुनाफे में भी आपको 30% की कटौती दिखी गई है। पूना वाला फिनकॉर्प, अगर आप नतीजे देखेंगे बढ़िया आते हुए दिखेंगे। निम्स हालांकि फ्लैट रहे हैं, पर मुनाफे में 118% की बढ़ोतरी देखी गई है और एयूएम भी लगभग 22% बढ़कर आता हुआ दिखा है। और अगर डिसबर्समेंट की बात करें तो डिसबर्समेंट तो लगभग 100% बढ़कर आता हुआ दिखा है। और अंत में होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी पर भी ध्यान रखिएगा, उनके भी नतीजे हैं बढ़िया आते हुए दिखे हैं। एनआईएस जो है वहाँ पर 50% का आपको उछाल देखा गया है, एयूएम में भी 36% का उछाल देखा गया है। और मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा 46% बढ़कर आता हुआ दिखा है। और जीएनपीए या फिर एनएनपीए अगर आप दोनों में देखें, दोनों में आपको थोड़ा बहुत सुधार देखने के लिए मिला है। जीएनपीए 2.3% से घटकर 2.1% और एनएनपीए 1.8% से घटकर 1.7% पर आते हुए दिखे। आइए कुछ और नतीजे के बारे में भी जाने। वरुण भी है हमारे साथ। मॉर्निंग वरुण, बताइए। मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले तो पावर ग्रिड इनविट नंबर्स वीक है, रेवेन्यूज 13% गिरे हैं, एबिटा 8% गिरा है और जो मुनाफा है उसमें 5% की गिरावट है, 220 करोड़ से घटकर 207 करोड़। फिनो पेमेंट बैंक नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज 40% बढ़े हैं, एबिटा मार्जिन 5.4% से बढ़ के 8.2%, मुनाफा 3.3 करोड़ से बढ़कर करीब 10 करोड़ के आसपास आया है। वीआईपी इंडस्ट्रीज नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज 206 करोड़ से बढ़ के 590 करोड़, मार्जिन 6% से बढ़कर 17% और मुनाफा जो है 2.5 करोड़ से बढ़कर करीब 69 करोड़ के आसपास आया है। महिंद्रा लाइफ स्पेस, यहाँ पे नंबर्स अगर आप देखेंगे तो थोड़े वीक नजर आ रहे हैं क्योंकि रेवेन्यूज 36% गिरे हैं, एबिटा लॉस किया है कंपनी ने 32 करोड़ का, बॉटम लाइन पे 75 करोड़ का नुकसान कंपनी ने किया है। मिश्र धातु नंबर्स मिक्स है क्योंकि रेवेन्यू 1% बढ़े हैं लेकिन मार्जिन 22% से बढ़ के करीब 29% पे आए हैं, मुनाफे में 5% की गिरावट है, 19 करोड़ से घटकर 18 करोड़। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स वीक नंबर्स है, यहाँ पे रेवेन्यूज जो है उसमें भी वो ऑलमोस्ट फ्लैट रही है लेकिन मार्जिन 20% से गिर के 13%, मुनाफा में भी यहाँ गिरावट देखने मिली करीब 37% के आसपास की। जेके लक्ष्मी सीमेंट नतीजे कमज़ोर है, 26% रेवेन्यू बढ़े हैं लेकिन मार्जिन 18% से गिर के 14%, मुनाफे में 15% के आसपास की गिरावट है। धामपुर शुगर नतीजे यहाँ भी कमज़ोर है, रेवेन्यूज़ 13% गिरे हैं, मार्जिन में भी गिरावट है, 13% से गिर के 12%, मुनाफा जो है 44 करोड़ से गिर के करीब 40 करोड़ के आसपास है, यहाँ भी 11% के आसपास की गिरावट है। और वेल्सपन इंडिया ये भी नंबर्स कमज़ोर है, रेवेन्यूज 11.5% गिरे हैं, मार्जिन्स 20.2% से गिर के 7.8 और मुनाफे में सीधे 90% की गिरावट है, 217 करोड़ से गिर के 22 करोड़ के आसपास मुनाफा आया है। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे जो नतीजे आए हैं, बट खबरें भी हैं। कुशल कुछ बताएं इनके बारे में। बिल्कुल, तो काफ़ी सारी खबरें भी आती हुई दिखी है। खबरों में सबसे पहले बीपीसीएल आप देखिए, यहाँ पर भारतीय कैबिनेट ने कंपनी की यूनिट को ब्राज़ील प्रोजेक्ट के लिए लगभग 12,000 करोड़ निवेश करने के लिए मंजूरी दे दी है। साथ ही स्पाइसजेट फोकस में रहेगा क्योंकि डीजीसी की तरफ से बड़ा फैसला आ रहा है कि यहाँ पर स्पाइसजेट को अगले 8 हफ्तों तक सिर्फ 50% उड़ानों की इजाज़त है। और यहाँ पर जो तकनीकी खराबी होती हुई दिखी है लगातार स्पाइसजेट के एयरक्राफ्ट्स में, उसके बाद डीजीसी का ये फैसला आया है। हालांकि स्पाइसजेट का बयान है कि कंपनी की फ्लाइट ऑपरेशंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और डीजीसीए के ऑर्डर से कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं होगी। तो ये एक अपडेट स्पाइसजेट के लिए आता हुआ दिख रहा है। टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, 5G ऑक्शन चल रहा है और दूसरे दिन का अपडेट ये है कि 4,000 करोड़ रुपए की और अतिरिक्त बोलियां मिली है। सरकार को अब तक कुल लगभग 1.5 लाख करोड़ की बोलियां मिल चुकी है, जिसमें जियो ने अब तक 82,500 करोड़ की बोली लगाई है, एयरटेल 46,000 करोड़ और साथ ही वोडाफोन आइडिया 19,000 करोड़ तक की बोलियां लगी है। IT स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे क्योंकि कॉग्निजेंट ने अपनी गाइडेंस को यहां पर कम किया है। जो फुल ईयर की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो 9.9 to 11% थी, अब उसको घटाकर 8.5 से 9.5% कर दिया गया है। एक्साइड इंडस्ट्रीज भी फोकस में है क्योंकि कंपनी ने लीज कम सेल एग्रीमेंट किया है बेंगलुरु में 80 एकड़ लैंड के लिए और यहां पर ये बनाएंगे, ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट रहेगा और यहां पर लिथियम आयन बैटरी सेल के उत्पादन के लिए यहां पर यह एग्रीमेंट किया गया है। MTNL भी फोकस में है, कल भी इससे जुड़ी खबरें आ रही थी और टेलीकॉम मिनिस्ट्री
मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने ये कहा है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल पर बहुत सारा काम करना अभी बाकी है और मर्जर की बात अभी भी टेबल पर है। और अंत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी ने हनीवेल के साथ HTT-40 इंजन के लिए $10 करोड़ यानी कि लगभग 750 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, तो इस वजह से ये काउंटर भी फोकस में रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आज की जहां पर रखनी है नजर, बट साथ ही ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं। आइए जान लेते हैं इसके बारे में FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, नतीजों के बाद ढेर सारी ब्रोकरेज हाउस ने रिपोर्ट्स निकाली हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो मारुति सुजुकी पर जो है रिपोर्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। CLSA बिकवाली किराए को अभी भी बरकरार रखे हुए हैं। स्टॉक 8,658 के करीब ट्रेड कर रहा है। 7,374 रुपये का ये लक्ष्य दे रहे हैं और ये मान रहे कि जो कामकाजी मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया इनके अनुमान से काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन बाजार काफ़ी कीनली वॉच करेगा इनकी जो ग्रैंड विटारा जिसकी हाल ही में बुकिंग शुरू हुई है वहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, इस पर बाजार की नजर रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिटी ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य थोड़ा सा एडजस्ट किया, 10,700 से घटाकर 10,300 कर दिया है। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य 400 रुपये से बढ़ाकर 10,000 पूरे कर दिया। और साथ में अगर आप देखें तो नोमेरा ने भी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 8,627 से बढ़ाकर 8,970। मार्जिनल जो है चेंज इसमें किए गए हैं। बजाज फाइनेंस यहाँ पर भी नजर रखेगा क्योंकि CLSA ने जो है बिकवाली किराए को बरकरार रखा है। लंबे समय से स्टॉक के ऊपर बेरिश है। 6,396 की क्लोजिंग है। ये 5,600 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। वहीं अगर आप देखें तो जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 300 रुपये से घटाकर 7,300 रुपये का दिया है। और साथ में देखें तो JP मॉर्गन ने जो है अपग्रेड कर दिया। पहले न्यूट्रल किराए देते थे, अब ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य में भी काफ़ी बड़ी एडजस्टमेंट किया है। 8,400 से बढ़ाकर अगर आप देखें तो 8,500 कर दिया है और 6,400 के करीब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 530 के लक्ष्य के लिए। वहीं नोमेरा ने अगर आप देखें तो खरीदारी के राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 471 से बढ़ाकर 520 कर दिया। 444 की जो है क्लोजिंग है और ये मान रहे कि जो है नतीजे तो ज़रूर अनुमान से कमज़ोर है, लेकिन आगे जिस प्रकार से कर्ज में कटौती होती है, डीलेवरेजिंग करती है, यहाँ पर नजर रहेगी। और जो चिप शॉर्टेज की चीज़ें सुधर रही हैं इसका भी फायदा आगे देखने को मिल सकता है। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 525 के लक्ष्य के लिए। कोलगेट CLSA बिकवाली किराए को बरकरार रखे हैं 1490 के लक्ष्य के लिए। JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है और ये थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जो लक्ष्य है वो 1530 से बढ़ाकर 1615 रुपये कर दिया है। UBL यहाँ पर JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 1670 के लक्ष्य के लिए। डिक्सन टेक पर देखिए मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2634 रुपये के लक्ष्य के लिए। और साथ में अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक यहाँ पर CLSA खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं 1200 रुपये के लक्ष्य के लिए। अंत में दमदार रिपोर्ट आई है पेटीएम पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो CLSA ने जो रिपोर्ट निकाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। यहाँ पर इन्होंने बिकवाली किराए के साथ कवरेज की शुरुआत की है। 714 रुपये पर लुढ़ककर स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। ये लक्ष्य दे रहे हैं अब पूरे 500 रुपये का और कह रहे हैं कि वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक में अपसाइड बहुत ही सीमित नजर आती है। हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स अच्छे बिकते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर ब्रेक इवन देखने को मिलेगा, लेकिन बेरिश है। बिकवाली किराए को बरकरार रखे हुए कवरेज की शुरुआत के साथ 500 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त पेटीएम पर CLSA की तरफ से कवरेज की शुरुआत, टारगेट सीधा 500 रुपये के बेच के निकल जाने की राय है CLSA की तरफ से। लेट्स सी, पेटीएम पिछले कुछ दिनों में बड़ा एक्शन में रहा है। अब आज प्रॉफिट बुकिंग इस बड़ी रिपोर्ट के बाद CLSA का कवरेज तो बड़ी चीज़ है, कवरेज शुरू किया है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। बंसल जी सुप्रभात, शुरुआत करें। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, कल तो हमने HDFC बैंक, सन फार्मा रिकमेंड किया था और आज खरीदारी की राय है गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज को खरीदना है, टेक्निकल पैटर्न अच्छा है। 1400 का स्टॉप लॉस है, 1500 का टारगेट है और गोदरेज प्रॉपर्टीज है मेरा पिक ऑफ द डे। चार्ट्स पे निकाले या अंदाज से दे रहे हैं कि 1400 का अंदाज से स्टॉप लॉस लगा लो, 1500 का अंदाज से टारगेट लगा लो? एग्जैक्ट नहीं आ रहे इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं अनिल जी, 1398, 99 का स्टॉप लॉस आता है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। तो ये ज्यूम करा कि 1400 थोड़ा बोलने में भी इजी है और 1400 का जैसा साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ेगा तो 2 रुपये अपने आप ही गिर जाएगा। ये अच्छा बढ़िया आइडिया लगा। हाँ, 1398, 1400 टूटेगा तो वैसे ही गिर जाएगा। बहुत ही बढ़िया। आइए कुणाल जी से जानते हैं उनका पिक ऑफ द डे। कुणाल जी सुप्रभात।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो कल रात देर रात तक अनिल जी मैं देखता रहा कवरेज अनिल जी फेड पॉलिसी का जी। तो अनिल जी फिर एक बात दोहराऊंगा अनिल जी कि कहीं पर भी अनिल जी वो हमारे आसपास भी नहीं है जिस तरह का अनिल जी आप एनालिसिस करते हैं, जिस तरह आप इसमें रोमांच को लेकर के आते हैं अनिल जी फेडरल आरबीआई पॉलिसी में, उस तरह अनिल जी कुछ भी नहीं था। तो काफ़ी बोरिंग लगा अनिल जी, तो बहुत नीरस था। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अनिल जी, जो मैंने आपको एक सजेशन दिया था कुछ समय पहले जी कि अनिल जी इस तरह का एक क्रैश कोर्स शुरू कीजिए दुनिया भर के एंकर्स के लिए, हाँ, तो अनिल जी उसको गंभीरता से ले। अनिल जी बहुत बड़ा बिजनेस आइडिया दिया था मैंने आपको। बहुत ही अच्छा आपका सुझाव है, धन्यवाद उसके लिए। लेकिन उससे ज़्यादा इजी चीज़ मेरे पास में है, इतना मुश्किल काम करने के बजाय। आप सो ही जाया करो ना, आप क्यों जाग के देखते हो ना, आप जाग के देखेंगे ना ऐसा आइडिया आपके दिमाग में आएगा। तो इसलिए आराम से आप भी चैन की नींद ले और मुझे भी जितना काम कर रहा है उससे ज़्यादा न कराएं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक बार तो मन किया था आपको फोन लगाऊं और बंसल जी को फोन लगाऊं, बग्गा साहब को फोन लगाऊं, हाँ। और हम सब अनिल जी जुड़ जाएं और बातचीत करें अनिल जी। तो इस तरह का मन कर रहा था, फिर मैंने सोचा आप थके हुए होंगे। नहीं, अच्छा क्या, ये सोच आपकी अच्छी है। थोड़ा सा बदलाव कर लो इसमें। बग्गा साहब को जरूर लगाओ फ़ोन जब भी आपको मौका लगे, मुझे छोड़कर। जी बंसल जी कुछ कह रहे हैं जी। अनिल जी, डे बिफोर यस्टरडे, ध्यान से सुनिएगा, डे बिफोर यस्टरडे आशु जी से बात हो रही थी। वो भी अनिल जी आपको फोन लगाने से पहले सोचते हैं अनिल जी बिजी होंगे। तो कुणाल जी, जब भी ऐसा विचार आया कि फोन लगाया जाए तो हमारे संदीप जैन सबको बस आइडिया दे दीजिए, वो सबको कनेक्ट कर देंगे वीडियो कॉल में। वो अनिल जी को भी वीडियो कॉल करते हैं तो सबको कनेक्ट कर देंगे वीडियो कॉल में विद इन सेकंड्स। नहीं, ये गलतफहमी हमेशा रखिए। कभी भी आपके फ़ोन लगाने का मन में आए तो ये सोच के रखिए मैं बिजी हूँगा। अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं बिजी हूँ तो मेरे लिए अच्छी चीज़ ही सोचे, खराब नहीं सोचे। चलिए, अच्छी बात है। कुणाल जी अब बताइए पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, अभी बंसल जी ने गोदरेज प्रॉपर्टीज पर खरीदारी की राय दी, तो अनिल जी इसका मुंह तोड़ जवाब मैं दूंगा। और खरीदारी की राय है मेरी डीएलएफ पर, जिसका चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आता हुआ देखा और मुझे लगता है आज डीएलएफ भी चलेगा। डीएलएफ को बाय करके चलें। 380 का पहला टारगेट, 387 का दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस रखना है 362 रुपए पर। सारे लेवल फ्यूचर्स के हैं और हमेशा की तरह डिस्क्लेमर है कि बहुत लंबे समय से डीएलएफ मेरे निजी निवेश में है। ओके, तो 2 रियल एस्टेट स्टॉक्स पर आई है खरीदारी की राय। 380 और 387 के टारगेट के लिए खरीदना है डीएलएफ को। आइए किरण जी हमारे साथ तैयार। किरण जी सुप्रभात। ये जो कॉम्बिनेशन है आपका एकदम क्या मिडनाइट ब्लू, क्या कौन सा कलर ब्लू बोलते हैं इसको? रॉयल ब्लू, आई थिंक। रॉयल ब्लू, मिडनाइट ब्लू, जो भी वाला ब्लू है, और उसके साथ जो ये पीली या गोल्डन, जैसा भी हमको जितनी समझ में आ रही है, ये मतलब आप ही ने सोच के बताया, मतलब कैसे ये वाला कॉम्बिनेशन कहाँ से आया है इसमें? अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। कॉम्बिनेशन घर से आता है अनिल जी, मैं तो कुछ नहीं करता उसमें। कुछ नहीं करते या कुछ नहीं कर पाते? कुछ नहीं कर पाता हूँ, ऐसे ही समझ लीजिए अनिल जी। जो सब पैनलिस्ट एक ही जो सब पैनलिस्ट का प्रॉब्लम है वो मेरा भी प्रॉब्लम है। ओके, चलो अच्छा हुआ एंकर्स को आपने छोड़ दिया। एक के तो है नहीं और दूसरे के आपने मान ही लिया, मेरे भी नहीं है। ओके, हमारी आपकी सबके साथ हार्दिक सहानुभूति है। बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी बाय करके चलना चाहिए जेके पेपर। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न पे एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि 336 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस बनाए जाए। 365 370 के टारगेट्स आपको 1-2 दिन में देखने को मिलेंगे। पेपर स्टॉक्स में वैसे भी कल में थोड़े दिनों से बहुत अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इधर ये काउंटर थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिलाता नजर आएगा पेपर काउंटर। ओके, पेपर स्टॉक्स पर करें फोकस, खरीदें जेके पेपर। सेठी साहब भी हमारे साथ रहे यार। सेठी साहब सुप्रभात। बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, कल तो बहुत ही धुआंधार तेजी यूएस के मार्केट्स में हुई। 0.75% का रेट हाइक जो कि ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस था, प्लस उसके बाद जो कमेंट्री आई, जो उन्होंने भी जेरोम पावल साहब ने कहा कि रेट हाइक इतनी एग्रेसिव नहीं होगी और रिसेशन का उनको खतरा नजर नहीं आ रहा, तो पूरे वर्ल्ड मार्केट्स आज पॉजिटिव है। और कल नैस्डैक में 4% की तेजी देखी गई, जो कि पिछले 2 साल की सिंगल बिगेस्ट तेजी है डेली बेसिस पे। तो मेरा आज वहीं से क्लू लेते हुए पिक ऑफ द डे है टीसीएस। 3188 रुपए पे कल बंद हुआ है, 3250 का टारगेट, 3170 का स्टॉप लॉस। और इसमें आज एक खबर भी है पॉजिटिव कि इन्होंने यूके का जो लीडिंग रिटेलर है मार्क्स एंड स्पेंसर, उसके साथ $1 बिलियन की डील विन करी है कल,
तो मुझे लगता है आज ये स्टॉक बिल्कुल फोकस में रहेगा। तो मैंने वैसे कंजर्वेटिव छोटे टारगेट दिए 3250 के, बट मुझे लगता है उससे भी अच्छा करना चाहिए आज। ओके, और कल ही टीसीएस में भी खरीदारी करने की राय आती हुई दिखी थी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी। कल मेरे ख्याल से क्लोजिंग वाले शो में किसी की, हाँ, बस इन- जय ने की थी, हाँ। जय ने आपको 3200 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी भी थी। तो टीसीएस रहेगा आपके लिए भरपूर एक्शन में, ये ध्यान में रखिए। आइए, वागल साहब भी हैं हमारे साथ तैयार। सर गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसको बाय करके चले। 6535 का बंद है, 6480 का मेरा क्लोज स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है 6800 तक 2 से 3 दिनों में ये स्टॉक जा सकता है। ओके, 6800 तक जाने की तैयारी अल्ट्राटेक सीमेंट, यहां पर खरीदारी करें। पालविया साहब सुप्रभात, बताएं सर क्या पसंद है आपको। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टॉक जो बाय करना रहेगा वो है पीवीआर। कल स्टॉक में देखे तो प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट होते हुए दिखा, और जिस तरीके से कल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखे, हमें लगता है अब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो हम यहाँ पे इसमें 2080 से 2100 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1990 के स्टॉप लॉस से पीवीआर पे बाय करने की सलाह रहेगी। परफेक्ट। तो पीवीआर एक और स्टॉक है जो कुणाल जी राकेश जी का भी फेवरेट है, प्रसन्न हुए सुनकर। इसमें खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे और शरीफ साहब से जानते हैं टीसीएस के अलावा उनकी पसंद के शेयर। शरीफ साहब बताएं, वायदा कारोबार के और कौन से शेयर हैं आज आपकी लिस्ट में। हाँ बिल्कुल अनिल जी, ये जो आईटी वाली थीम को एक्सटेंड करते हुए इन्फोसिस में भी खरीदारी करने की सलाह है। कल 1471 पे बंद हुआ, 1510 के टारगेट, 1460 का स्टॉप लॉस। लॉजिक वही है, आज मुझे लगता है आईटी सेक्टर बिल्कुल अच्छा करना चाहिए। हालांकि थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया, कॉग्निजेंट ने जो अपने गाइडेंस दिए हैं वो थोड़े वीक है, बट आई डोंट थिंक कि उसका ज़्यादा असर रहना चाहिए। असर ज़्यादा जो नैस्डैक में कल तेजी हुई है, और जो कल हम मोमेंटम देख भी रहे थे आईटी स्टॉक्स में, मुझे लगता है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इन्फोसिस में भी खरीदारी करनी है। तीसरा स्टॉक है बजाज फिनसर्व, जिसकी आज बोर्ड मीटिंग है। एक तो रिजल्ट्स है और दूसरा कॉर्पोरेट एक्शन है, स्टॉक स्प्लिट और बोनस का। मुझे लगता है ये स्टॉक भी आज बिल्कुल अच्छा करना चाहिए। कल हमने बजाज फाइनेंस के नतीजे देखे, उसने भी अच्छा किया। मुझे लगता है बजाज फिनसर्व आज अच्छा करेगा। 13,307 पे बंद हुआ है, 13,600 का टारगेट है, 13,200 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक मेटल स्टॉक टाटा स्टील, जो कि आज एक स्प्लिट ट्रेड होने वाला है। मतलब कल 960 पे बंद हुआ है, चूंकि 1:10 का स्प्लिट है, तो आज 96 रुपये पे कल के हिसाब से भाव हो गया। मुझे लगता है ये स्टॉक भी आज, अब स्प्लिट के बाद चूंकि 100 के नीचे के लेवल्स दिखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स का फोकस बढ़ता है, लिक्विडिटी बढ़ती है, और वैसे भी इन लेवल्स पे, और जो खास करके इस तिमाही के नतीजे भी अच्छे थे। मुझे लगता है आज मेटल स्टॉक्स भी अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे टाटा स्टील में खरीदारी करने की सलाह है। मेरा टारगेट है आज का 101 रुपया और 93 रुपये का स्टॉप लॉस। ये स्प्लिट के बाद की रेट में बोल रहा हूँ। और फाइनली जीएनएफसी पे खरीदारी करने की सलाह, जो कि कल 691 पे बंद हुआ, 720 का टारगेट, 685 का स्टॉप लॉस। एक दमदार कंपनी, और कल परसों जिस तरह से बासफ, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उनका स्टेटमेंट आ रहे थे कि गैस की कीमतों के कारण उनको प्रोडक्शन में शट डाउन करना पड़ रहा है, तो उसका फायदा जो जीएनएफसी का प्रोडक्ट आता है टीडीआई, उसके प्राइसेस पे देखने को मिलेगा। तो जीएनएफसी हालांकि कल भी बढ़ा है, बट मुझे लगता है आज भी, चूंकि सेंटीमेंट्स भी बाजार में पॉजिटिव है, अच्छा करना चाहिए। 720 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह। तो ठीक बात है, परफेक्ट आपके लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय। इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील और जीएनएफसी, इन 4 शेयरों में सेठी साहब की तरफ से।